स्टार्ट है, चलो। हाँ बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, ओके बच्चों। देखो आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, हेडिंग हमने लिख रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अपन ने क्या कहा था कि वैसे तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके स्पेक्ट्रम में क्या होती है, कई सारी लाइंस मिलती है, सीरीज मिलती है, जिनको कई सारी डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया, ओके। इनका रीजन क्या था ये अपन ने बात की थी, और ये सीरीज थी बेटा स्पेसिफिक थी। थोड़ा सा समराइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीजें दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए, वरना जब हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे बच्चों, ओके। सीरीज कौन कौन सी थी बच्चों, सबसे पहले लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, क्लियर है। और हमें पता है इनके स्पेसिफिक एरिया रीजन होते हैं। पहले हमें पता है बच्चों सबसे पहली सीरीज किसमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। सेकंड सीरीज किसमें मिलती है, विजिबल रीजन में। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी पासन, ब्रैकेट और फंड सीरीज किसमें मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। और लास्ट वाली किसमें मिलती है, डिजिटल इंफ्रारेड रीजन, क्लियर है। इनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, यूवी इंडिया, ओके। यू मतलब फर्स्ट वाली अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल, सेकंड वाली, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किसमें आएगी, आई एन इंफ्रारेड, क्लियर है। डी फॉर डिजिटल, लास्ट 6 नंबर वाली किसमें, डिजिटल इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने कहा था बच्चों इनके लिए लोअर ऑर्बिट है। लोअर ऑर्बिट आपको क्या करना है, यानी n1 की वैल्यू बच्चों देखो, जैसे बोर मॉडल में एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, एनर्जी डिफरेंस का, उसमें भी आया था n1 और n2, याद है ना। n1 मतलब लोअर ऑर्बिट, n2 मतलब हायर ऑर्बिट, क्लियर है। और सभी के लिए n1 तो फिक्स होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। n1 फिक्स कैसे, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, n1 ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6, काम खत्म, ओके। सीरीज का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, n1 की वैल्यू ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। सबीना आवाज आ रही है बेटा, आप भी आज ऑनलाइन, चलो पानी भर रहा है उधर, चलो बेटा कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा, डिफरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा था बेटा, देखो जैसे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, ठीक है। सबीना ये बेटा इंग्लिश मीडियम वाली क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम की ऑफलाइन क्लास ही है, हिंदी मीडियम की ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, पॉसिबल हो तो कोचिंग आ जाओ। सबीना बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। हिंदी मीडियम की ऑफलाइन क्लास अलग से चल रही है, वो ऑफलाइन ही होगी बच्चों, वो ऑनलाइन नहीं होगी हिंदी मीडियम की, ठीक है। थोड़े दिन बाद वो भी ऑनलाइन कर देंगे, अभी वो ऑफलाइन है, ये ध्यान रखना। पॉसिबल हो तो कोचिंग आके अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दो हिंदी मीडियम की, ठीक है। ये काफी आगे चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाली क्लास है ये, ध्यान रखना। सभी ना तुम्हें कह रहा हूं, चलो तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जैसे अपन ने कहा था डिफरेंट सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने कहा था रीजन क्या होते हैं, सभी के फिक्स होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और डिजिटल इंफ्रारेड, क्लियर है। फिर मैंने कहा था बच्चों लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट सभी के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, वो आपको ध्यान रखना। उसका सीक्वेंस आपको कैसे ध्यान रखना है, सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग, जैसे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। तो लोअर ऑर्बिट क्या 1 2 3 4 5 6, ऐसे n1 की वैल्यू ध्यान रखनी है, क्लियर है। n2 मतलब हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट क्या होगा, n1 से ज्यादा वाली वैल्यू क्या होगी, हायर ऑर्बिट की पॉसिबल है। जैसे लाइमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट यानी n1 कितना है 1, तो n2 क्या होगा बच्चों 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, क्लियर है। फिर हमने कहा लाइमन के बाद बामर सीरीज, उसके लिए लोअर ऑर्बिट यानी n1 कितना होता है 2, तो n2 कितना होगा बच्चों 2 के ज्यादा वाली वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बच्चा कहे सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कौन सा होगा, यानी हमें कुछ ना कोई हिंट जरूर मिलेगा, क्लियर है। कुछ ना कुछ हिंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन या लास्ट लाइन, मार्जिनल लाइन, ऐसा कोई हिंट मिलेगा हमें, क्लियर है। तो n2 कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था बेटा, क्या n2 कैसे डिसाइड करना है, n2 इक्वल टू क्या करना बच्चों n1 प्लस नंबर ऑफ लाइंस, क्लियर है। n1 का मतलब n1 कैसे डिसाइड करना है, डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा n1 आ जाएगा, और जिस नंबर की लाइन बोल रहा है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, वही नंबर ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा n2 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है बच्चों। तो ये ध्यान रखना
N2 कैसे डिसाइड करना है ये मैंने आपको तरीका बताया, और N1 कैसे डिसाइड होगा वो सीरीज के नाम से डिसाइड होगा बच्चों। क्लियर है, यहां तक अपन ने बात की थी। फिर आपसे बोले कौन सी सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो क्या करना है, N2 और N1 का डिफरेंस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस से आ जाएगी। क्लियर है, N1 तो सभी के लिए क्या बेटा फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो N2 - 1, N2 - 2, N2 - 3, N2 - 4, N2 - 5, N2 - 6। इस टाइप से अपन लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री के लिए उस सीरीज में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी बता सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक जो स्पेक्ट्रम के बारे में मेन चीज मैंने बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने थोड़ा सा वापस रिवाइज करवाया है, ये चीजें दिमाग में रखनी है आपको। क्लियर है, चलो बेटा आगे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब हमें देखो कैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो बच्चों क्या करेगा, आपको क्वेश्चन क्या देगा कि इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करता है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करता है। यहाँ पर N2 N1 का मतलब क्या है, कोई भी दो सेल या ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो आपसे बोलेगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। मैंने क्या कहा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट काम में लेना है, तो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट लिखो इफ इलेक्ट्रॉन, कल जो हमने जहां तक नोट किया था उसके आगे अगला पॉइंट लगा के लिखो, if electron jumps from N2 orbit to N1 orbit, if electron jumps from N2 orbit to N1 orbit, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करे, ट्रांसफर हो। क्लियर है, देन the total number of spectrum lines, then the total number of spectrum lines ठीक है, एरो लगाओ बच्चों। देखो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का कॉन्सेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, N2 - N1 ब्रैकेट N2 - N1 +1 अपॉन क्या करना है, 2 करना है बच्चों। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस है। क्लियर है, कैसे करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट से N1 ऑर्बिट में जंप करे, देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगी, N2 - N1 ब्रैकेट N2 - N1 +1 अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है बेटा, यहाँ N1 N2 मतलब दो डिफरेंट सेल और ऑर्बिट है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। क्लियर है, ठीक है, नोट करो फॉर्मूला, शाबाश। नो बेटा डिफरेंट है, मीनिंग बताऊंगा कैसे डिफरेंट है। बच्चों देखो एक बच्चे ने पूछा है कि सर यही चीज तो मैं देख रहा था कि सर उसमें क्या डिफरेंस है। हमने एक टेबल बनाई थी बच्चों, ठीक है, एक टेबल बनाई थी, उसमें क्या था, एक इंडेक्स में बच्चों हमारे पास क्या आया था कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइन वो तो क्या थी, अलग अलग सीरीज के रेस्पेक्ट में थी। इसमें मैंने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। मैंने क्या बोला है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस है। तो यहां आपने लिखा है इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 ऑर्बिट टू N1 ऑर्बिट देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। इसको अंडरलाइन करो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, इस वर्ड को अंडरलाइन करो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का मतलब क्या है, अब हमें सीरीज से मतलब नहीं है। बात समझ में आई क्या, जहां से जहां तक ट्रांसफर हो रहा है बच्चों उसके बीच में जितनी भी सीरीज आएगी टोटल नंबर ऑफ लाइन सभी की आएगी बच्चों। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। अगर हमें स्पेसिफिक पूछता लाइमन सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए, पार्सन सीरीज के लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए, फंड सीरीज के लिए, तब तो ओनली उसी सीरीज के रेस्पेक्ट में देखना है। और सीरीज का नाम आ जाए तब अपन को क्या करना है, सीधा करना है N2 - N1, N2 - 2, N2 - 3, N2 - 4, N2 - 5, N2 - 6। क्लियर है, लेकिन क्या बोला है, यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस है। तो अपने पास दो तरीके होते हैं बेटा, एक तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइन मान लो इतनी आ गई। क्लियर है, फिर बामर सीरीज में इतनी आ गई, फिर पार्सन में इतनी आ गई, इसमें इतनी आ गई, इसमें इतनी आ गई, इसमें इतनी आ गई। सभी के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके सभी का सम करेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लगा के सभी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
आप बच्चों इस बात को बेटा देखो, जो हमने कल डायग्राम बनाया था उसमें इस बात को समझ भी सकते हो। कैसे बेटा, जैसे मैं ये बोलूं, सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं ये बोलूं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 ऑर्बिट से किस में हो रहा है बेटा, 6 ऑर्बिट से मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगी, क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखो 6 - 1 कितना हो गया, 5, 6 - 1 यानी 5, 5 + 1 यानी 6 हो गया, 6 × 5 कितना हो गया 30, 30/2 कितना हो गया 15। क्लियर है, यानी डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूले से बच्चों 10 सेकंड में आंसर कितना आ गया 15। दूसरा तरीका क्या है, मैं तो बच्चों की तरह वही बात है, 5वीं 7वीं के बच्चों की तरह मैं तो करके ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अगर 6 और 1 के बीच में टोटल लाइन बोला है तो जितनी सीरीज आएगी सभी आ जाएगी बच्चों। क्लियर है, अरे 6 और 1 के बीच में हमें पता लाइनमैन सीरीज आएगी, लाइनमैन सीरीज के लिए n2 - 1, n2 - 1 यानी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी 5 होगी बच्चों। फिर आगे बामर सीरीज में शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना, बामर सीरीज के लिए क्या n2 - 2, तो 6 - 2 कितना हो गया 4 हो गया। फिर हो गया बेटा क्या, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज के लिए क्या करना है n2 - 3, इसका ना 6 - 3 मतलब कितना हो गया 3 हो गया बेटा। फिर क्या हो गया ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या करना है n2 - 4, तो 6 - 4 मतलब कितना हो गया 2 हो गया बेटा, यस और नो। फिर हमारे पास क्या आ गई, अरे फंड सीरीज आती है, हम्फ्री सीरीज आती है, फंड सीरीज आती है बेटा। फंड सीरीज के लिए क्या करूंगा मैं, हमें पता है n की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। क्लियर है, अब और कोई सीरीज आएगी क्या, बच्चा कहेगा सर हम्फ्री सीरीज कहाँ गई, हम्फ्री सीरीज के लिए हमें पता है कहां से कहां तक आता है, लोअर ऑर्बिट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, जबकि यहां पर तो 6 क्या है हायर ऑर्बिट है। समझ में आ गया, हम्फ्री सीरीज तो कब आती है जब ऊपर वाली से 6 तक आती है बच्चों। क्लियर है, इसका मतलब मैंने सभी के लिए कैलकुलेट करके देख लिया, ऐड करके देख लो, 5 + 4 कितना 9, + 3 कितना हो गया 12, + 2 कितना हो गया 14, + 1 कितना हो गया 15। कौन सा इजी है, समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये कब काम में लेना है, ये कब काम में लेना है, यही तो चीज बच्चे को ध्यान होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चा गलती करके आता है। क्लियर है, तो ओनली आपको सीरीज का नाम दे चिल्ला चिल्ला कर, तब तो ओनली क्या करना है बच्चों n2 - 1, n2 - 2, n2 - 3 इनसे करना है बेटा। क्लियर है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बोले तब आपको क्या करना है, अलग अलग सीरीज के लिए 10 बार आपको कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करके देखने की, सीधा इसमें वैल्यू पुट करो n1 n2 की, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, चलो छाप दो बेटा फॉर्मूला। सर इलेक्ट्रॉन तो एक सीरीज में आ रहा है, फिर अलग अलग सीरीज में कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा एक सीरीज में तो आ रहा है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं बेटा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कोई श्योर थोड़ी है कि एक ही बार में डायरेक्टली ट्रांसफर हो, ये मल्टी स्टेप ट्रांजिशन भी शो कर सकता है, तो अलग अलग सीरीज की लाइन भी आ सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मल्टी स्टेप ट्रांजिशन में सारी सीरीज आ जाएगी। अगर सिंगल स्टेप ट्रांजिशन अगर होता, सिंगल स्टेप ट्रांजिशन होता तो मैं डायरेक्टली बोल ही देता कि लाइनमैन सीरीज के लिए बताओ। क्लियर है, विवो क्या बात है बेटा, आगे रेहान बड़ी जल्दी आए रे। सर इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में आ रहा है, यही बात तो मैंने बोला है, मैंने क्या कहा फर्स्ट सेल में आ रहा है, लेकिन ये श्योर नहीं बोला है क्या कि डायरेक्टली फर्स्ट में आ रहा है। क्लियर है, अगर सिर्फ ये बोलता है कि लाइमन सीरीज में बताओ, इसका मतलब हमें हिंट दे दिया कि डायरेक्टली आ रहा है, बाकी सीरीज से इसे मतलब ही नहीं है। क्लियर है, लेकिन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन, ये टोटल बोला है, ये अपने आप में हिंट है। आ गया समझ में कि टोटल बोला है तो यहां से यहां तक तो क्या है, इसका मतलब बीच की सीरीज भी पॉसिबल है, तो सभी की लाइन कंसीडर करनी है। क्लियर है बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो बेटा अगला फॉर्मूला लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth orbit to first orbit, if electron jumps from nth orbit to first orbit, if electron jumps from nth orbit to first orbit, then
द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, फिर से बच्चों टोटल को अंडरलाइन कर लेना, देन द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस if electron jumps from nth orbit to first orbit, then the total number of spectrum lines, ठीक है। एरो लगाओ बच्चों, देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो n इक्वल टू यूज करते हैं बेटा n ब्रैकेट n माइनस 1/2। अब बच्चे की दिमाग की सुई घूमेगी बेटा कि बस सर ये क्या है, बिल्कुल बेटा ये क्या है, समझना इस चीज को। इसमें खास बात मैंने क्या बोली है, बच्चा कहेगा सर इसमें भी आपने टोटल बोला है, इसमें भी आपने टोटल बोला है, फिर अलग से कॉन्सेप्ट दिखाने की क्या जरूरत है। इसमें मैंने खास बात क्या बोली है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, n की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है बेटा, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन लोअर ऑर्बिट कितना है, फर्स्ट बोला है। क्लियर है, इसका मतलब बच्चा कहेगा सर लोअर ऑर्बिट इसमें फर्स्ट हो तो ये अप्लाई नहीं होगा क्या, हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बच्चा कहेगा सर जब लोअर ऑर्बिट 1 हो तो ये अप्लाई हो सकता है, तो ये क्यों किया, ये इसलिए किया बेटा, ये थोड़ा इजी पड़ता है। बात समझ में आई क्या। और 90% क्वेश्चन आपको क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट फर्स्ट के लिए ही देगा। सुन लेना इस बात को, मैंने क्या कहा, मोर देन 90% क्वेश्चन आपको क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट फर्स्ट करके ही देगा, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो डायरेक्टली ये अप्लाई करते हैं n ब्रैकेट n माइनस 1/2। क्लियर है। और एक्चुअल में ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसी से ये बनाया गया है। कैसे, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करके देखते हैं बच्चों, ये आता नहीं आता। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में बच्चों हायर ऑर्बिट क्या है, n हो गया, और लोअर ऑर्बिट क्या है, 1 हो गया बच्चों। क्लियर है। इसका मतलब n2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अरे n लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अगर देखो इसको उसकी टर्म में मॉडिफाइड करना है, अगर मैं n2 की जगह n मानू, n1 की जगह 1 मानू, तो देखो n2 माइनस 1, यस और नो, ठीक है बेटा। और ब्रैकेट में फिर से क्या करूंगा, n माइनस 1, यस और नो, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, +1 अपॉन क्या करूंगा 2, +1 -1 को उड़ा दो बच्चों, इधर ओनली क्या बच गया, n, इधर क्या बच गया n माइनस 1। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, n इक्वल टू n ब्रैकेट n माइनस 1/2। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा बच्चों, समझ में आ गया। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, अगर लोअर ऑर्बिट फर्स्ट दे रखा हो तो इसके चक्रों में नहीं आना है, सीधा ये अप्लाई करके सोल्व कर लेना। क्लियर है। हाँ, लोअर ऑर्बिट अगर 2 3 4 5 है तब दिमाग मत लगा देना, तब ये मत लगा देना, तब आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना ही करना है बच्चों। समझ में आ गया। क्लियर है। चलो, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए बेटा, चलो, तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है बेटा, किस कंडीशन में कौन सा काम में लेना है। ठीक है। बच्चा जो मिसकॉन्सेप्ट होता है वो तीनों चीज मैंने बताई है बच्चों, ध्यान रखना। ओनली सीरीज के लिए बोले तो क्या करना, वो टेबल में जो हमने लिखा था वो करना है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइन बोले तो किसी सीरीज के चक्रों में नहीं आना। यहां से यहां तक आ रहा है तो इसके बीच में जो भी सीरीज आएगी सारी पॉसिबल है। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। चलो अब बात करेंगे बेटा, देखो आगे बात करते हैं, और उसमें भी मैंने बताई 2 कंडीशन बताई है, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट में आ रहा है या फर्स्ट के अलावा किसी अदर में आ रहा है तो कैसे करना है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो एक वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाते हैं। जो वेवलेंथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए वही अप्लाई होता है, लेकिन वो आता कैसे बच्चों, थोड़ा सा समझना। आपको याद है बेटा, बोर मॉडल में अपने क्या कहा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस पर बेस्ड है, बोर मॉडल पर तो बेस्ड है। आपको याद है बोर मॉडल में एक हमने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद है, तो डेल ई इक्वल टू क्या होता है, 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। यस और नो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो, लिखा था बेटा। ठीक है। देखो बच्चों, क्योंकि हमें पता है ये किस पर बेस्ड है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर मॉडल पर तो बेस्ड है, तो बोर मॉडल में हमने 4th एप्लीकेशन में एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था, 2 अलग अलग सेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस, याद है ना। क्लियर है। ठीक है बेटा। अब इसी से क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने और लिखा था, वेवलेंथ की यहाँ पर बात चल रही है, तो एनर्जी डिफरेंस का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है, डेल ई इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यस और नो, होता है बच्चों।
तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, डेल ई की जगह मैं क्या करूंगा, एच सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, आगे अपने पास क्या हो गया 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ठीक है, और थर्ड देखो एच सी को मैं इसके अपॉन में लेके आऊं तो इधर क्या हो गया बच्चों 1 बाई लेमडा इक्वल टू 13.6 अपॉन क्या हो गया एच सी मल्टीप्लाई क्या है बेटा जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, अब एक खासकर बात ध्यान रखना बच्चों, क्या ये जो 13.6 अपॉन एच सी है इसकी वैल्यू फिक्स है या नहीं है? अरे 13.6 तो हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू है ही है, एच और सी की वैल्यू भी फिक्स है या नहीं है बेटा? है बच्चों। तो ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है बेटा। बात समझ में आई क्या? इसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है आर के इक्वल होता है बच्चों। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर आर क्या होता है, तो यहाँ पर आर क्या बेटा, ध्यान रखना आर इक्वल टू इसको बोला जाता है रीडरबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, रीडरबर्ग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, रीडरबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1096.77 सेंटीमीटर इनवर्स, जो आपको याद नहीं रखनी है। इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट में देगा, जानबूझ के देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आर की वैल्यू ये कहां से आ गई, इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो इसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। ध्यान रखना, इसको मैंने ब्लॉक किया है, जानबूझ के किया है। जेई टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये काम आएगा। 13.6 अपॉन एच सी, इसकी जगह अपन आर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आर की वैल्यू तो ये होती है मैंने कहा, लेकिन ये आपको यूज नहीं करनी है। बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ऐसा कुछ हमें बताया था, क्योंकि कई क्वेश्चन में जानबूझ के ब्रैकेट में लिख के देगा ये, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि ये वैल्यू कहां से आई। आर की वैल्यू होती है बेटा। क्लियर है। आपको याद क्या रखना है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 1 बाई आर इक्वल टू होता है बेटा 912 एंगस्ट्रॉम, और ब्लॉक कर रहा हूं मतलब यही याद रखना है बस। आपको समझ में आ गया। अरे क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए क्या करना है आपको, 1 बाई आर इक्वल टू क्या होता है बेटा 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। आर की वैल्यू को इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है। क्लियर है। ठीक है बेटा। अरे सीधी सी बात है, सेंटीमीटर इनवर्स है, इसका 1 बाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओनली सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इसे सोल्व करने पर और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे ये रिजल्ट आता है। बात समझ में आ गई। क्लियर है। इसका मतलब बच्चों यहां से अगर मैं करूं तो क्या लिखूंगा, देखो बच्चों 1 बाई लेमडा ऐसा कैसा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू 13.6 अपॉन एच सी, इसकी जगह क्या करूंगा आर मल्टीप्लाई बाई फॉर्मूले में आगे क्या है बच्चों जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, यस और नो? क्लियर है। और यहाँ हमें खासकर ध्यान रखना है बच्चों, लेमडा का मतलब वेवलेंथ है ही है, आर का मतलब क्या रीडरबर्ग कांस्टेंट है, मैंने बता ही दिया। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट। n2 क्या है, हायर ऑर्बिट। और उस बात का खासकर ध्यान रखना है n2 ग्रेटर देन n1 है। ऑलवेज कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2 से 4 में ट्रांसफर हो रहा है या 4 से 2 में ट्रांसफर हो रहा है, तो n1 की वैल्यू कौन सी लूं, n2 कौन सी लूं, पहले वाली बाद वाली इसके चक्रों में मत आना। क्या करना है, लोअर ऑर्बिट हमेशा n1, हायर ऑर्बिट हमेशा n2। क्लियर है बेटा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, हमें पता है बच्चों 1 बाई लेमडा क्या होता है, न्यू बार। अरे वेव नंबर के बराबर होता है, नहीं होता? मैक्सवेल थ्योरी में मैंने एक एक चीज बताई है, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, यस और नो? अरे न्यू बार क्या होता है बच्चों, वेव नंबर। वेव नंबर होता है, नहीं होता? तो कई बार आपको बोलेगा वेव नंबर क्या होगा। क्लियर है। तो बच्चा फॉर्मेलिटी के लिए क्या करता है, पहले लेमडा कैलकुलेट करेगा, फिर बच्चा दिमाग लगाएगा कि वेव नंबर 1 बाई लेमडा के बराबर होता है, तो मेरे पास जो डाटा आया उसका 1 अपॉन करूं, वापस कैलकुलेशन करेगा। अरे टाइम पास की जरूरत है क्या, ये जो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आई है वही तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, न्यू बार के बराबर हो जाएगी। यस और नो? क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, न्यू बार इक्वल टू क्या 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो गया बेटा आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है। कोई डाउट? नोट करो बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। सीधा लेमडा पूछे तो आपको सोल्व करके ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल सीधा लेमडा ही पूछेगा, जैसे लविश ने बोला है। अभी तक तो मैंने कोई नई बात बताई नहीं है, ये तो हर कोई टीचर बताता है। अब बात स्टार्ट करेंगे बेटा, जहां आपको खासकर ध्यान रखना है।
बोलिए। चलिए बेटा, यहाँ यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी बेटा, हमें पता है लेमडा की यूनिट आ रही है तो क्या होगा, ये हमारे पास जैसे क्या आ रहा है 1/r इक्वल टू एंगस्ट्रम में है, तो r इक्वल टू क्या होगा 1/, एंगस्ट्रम होगा, 1/, एंगस्ट्रम 1/, लेमडा, तो लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा बेटा। क्लियर है, ठीक है, चलो यहां तक बात ठीक है। चलो और सीधी सी बात है बेटा, देखो जैसे मान लो प्रिंस ने पूछा है, सीधी सी बात है बेटा, देखो क्या हमें पता है इसमें फॉर्मूले में है क्या, 1/, लेमडा इक्वल क्या है RZ स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 n2 क्या है सेल ऑर्बिट का नंबर है, ये तो फिक्स डाटा है। क्लियर है, z क्या है एटॉमिक नंबर है, ये भी फिक्स डाटा है। कोई यूनिट है क्या इनकी, नहीं, तो यूनिट किसकी बच गई, जो r की होगी वही क्या हो जाएगी, लेमडा की हो जाएगी बेटा, काम खत्म। r के लिए हमने बोला क्या, लेमडा इनवर्स, या जैसे सॉरी इसको हमने कहा लेमडा इनवर्स के बराबर तो होता ही होता है, लेकिन हमें पता है सेंटीमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रम इनवर्स, तो ये इनवर्स में है तो लेमडा के इनवर्स भी है, तो क्या हो जाएगा लेमडा सेंटीमीटर या एंगस्ट्रम में आ जाएगा, जो आप आर को यूज करोगे। क्लियर है, और नॉर्मली एंगस्ट्रम में ही यूज करना है बच्चों। ये चीज जो हमने बोली है ये तो ध्यान रखना, यहाँ तक तो हर कोई टीचर बताता है क्या होगा कैसे होगा। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला जो मैंने ब्लॉक किया डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। अब बच्चों देखो 2-4 नई बातें डिस्कस करते हैं। क्या नॉर्मली बच्चे से क्वेश्चन क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, लेमडा मिनिमम क्या होगा। मैंने क्या कहा, लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, लेमडा मिनिमम क्या होगा। अब बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि 4 ऑप्शन जो बच्चे को दे रखे हैं कि 6 से सेकंड में जा रहा है, 5 से थर्ड में जा रहा है, सेकंड से 4 में जा रहा है, 4 से फर्स्ट में आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, 4 ऑप्शन चेक करके देखेगा किसके लिए लेमडा कितना आ रहा है, किसके लिए कितना आ रहा है। तो 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन नहीं करना है बेटा। ओके, कैसे करना समझना। अगर आपसे बोले लेमडा मैक्सिमम, देखो बच्चों एक फॉर्मूला बताता हूं एक्सपेरिमेंटली बेटा, कई सारे क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना हमेशा आंसर सही आएगा आपका। क्लियर है, अगर आपको बोले लेमडा मैक्सिमम तो आपको क्या करना है, n1 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करना है, n2 स्क्वायर अपॉन क्या करना है बेटा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करना है r। ये किसका फॉर्मूला है, लेमडा मैक्सिमम का। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अगर आपसे लेमडा मैक्सिमम पूछे, इसमें n1 n2 की वैल्यू पुट कर देना, r की पता ही है। बच्चा कहेगा सर z की कहाँ गया इसका, z हमें पता हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो z कितना होगा बेटा 1। क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे बोले लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम तो ध्यान रखना बेटा, लेमडा मिनिमम क्या होगा, n1 स्क्वायर अपॉन r। ये किसकी वैल्यू होगी, लेमडा मिनिमम की होगी बच्चों। क्लियर है, बच्चा कहेगा सर कैसे, n2 कहाँ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो आपसे पूछा जाएगा, क्या ये ट्रिक तो दिमाग में सेट कर लेना बच्चों। क्या अगर आपसे बोले फॉर लेमडा मैक्सिमम, फॉर लेमडा मैक्सिमम, ये ध्यान रखना लेमडा मैक्सिमम के लिए ध्यान रखना n2 आपको क्या करना है, n1 + 1 होगा। मैंने क्या कहा, लेमडा मैक्सिमम के लिए n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 + 1। क्लियर है। और आपसे बोले फॉर लेमडा मिनिमम, फॉर लेमडा मिनिमम तो n2 इक्वल टू क्या करना है, इनफाइनाइट करना है। बात समझ में आ गई। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बड़ा इस चीज का मीनिंग समझना, मेरा इसमें मतलब क्या समझना। ये ट्रिक खासकर ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं कि जैसे आपको मान लो 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां होता है, यहां से यहां होता है, यहां से यहां होता है, तो किस केस में लेमडा मैक्सिमम होगा, किस केस में लेमडा मिनिमम होगा। तो आपको कैसे करना है बेटा, मैंने क्या कहा, n2 इक्वल टू n1 + 1। n1 + 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब n1 n2 में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अरे n1 n2 में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जिस ऑप्शन के अंदर सेल ऑर्बिट में डिफरेंस सबसे कम है उसके लिए लेमडा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है। और मैंने क्या लिखा है, लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम के लिए n2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। n2 इक्वल टू इनफाइनाइट होने का मतलब है n2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, n2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, n1 के साथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सिंपल सी बात है बेटा,
n1 की वैल्यू जो भी है n2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब सिंपल सी बात है n1 n2 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर सेल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना ही कम होगा, क्योंकि एनर्जी लेमडा इनवर्स होते नहीं होते, इनवर्स होते हैं बेटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन ये कंडीशन आपको कब काम में लेनी है, जब दोनों में से कम एक सेल क्या हो, फिक्स हो बच्चों। समझ में आया। n1 और n2, मैंने क्या कहा, n1 और n2 इज सेम। इफ n1 n2 इज सेम, अगर n1 या n2 दोनों में से कोई एक सेम है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो बेटा। क्लियर है, क्योंकि जैसे आपको ये दे दिया इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मान लो 6 से सेकंड में जा रहा है और 6 से फर्स्ट में जा रहा है, तो कॉमन सेंस से बेटा ये बताओ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा किस में होगा, 6 से फर्स्ट में होगा। एनर्जी डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा हमें पता है बच्चों क्या होगा, अरे लेमडा उसका कम होगा। क्लियर है। या फिर आपको रैंडमली दे रहा है, 7 से फर्स्ट में जा रहा है, 6 से थर्ड में जा रहा है और 4 से थर्ड में जा रहा है, 5 से फर्स्ट में आ रहा है, रैंडमली दे रहा है। n1 और n2 दोनों ही डिफरेंट है, सारे डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, तो आपको एनर्जी डिफरेंस की हेल्प से ही देखना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसके आगे मैं हिंट जरूर लिखाऊंगा, क्या, इफ n1 और n2 इज सेम, अदरवाइज लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी डिफरेंस। समझ में आ गया। अगर n1 और n2 दोनों में से कोई एक सेम है तो अपनी इस ट्रिक से आप कर सकते हो। बच्चा कहेगा इस ट्रिक से कैसे, कि जिसमें n1 n2 का डिफरेंस सबसे कम है उसके लिए लेमडा मैक्सिमम होगा, और जिसके लिए n1 n2 का डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसके लिए लेमडा मिनिमम आएगा बेटा। क्लियर है। और n1 n2 दोनों में से कोई एक सेम नहीं है, सभी ऑप्शन के लिए n1 n2 की वैल्यू डिफरेंट है, तब आपको क्या करना, एनर्जी डिफरेंस से ही देखना है। जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उसका लेमडा क्या होगा, कम होगा बच्चों। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो। अरे कोई डाउट यहां तक, नोट करो बेटा। मैंने यहां पर क्या समझाना चाहा बेटा, समझ तो रहे हो ना। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले कहां से यूज करने हैं, इधर ध्यान दो बेटा। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले कहां से यूज करने हैं, अगर आपसे बोले वही बात है, लेमडा मैक्सिमम कैलकुलेट करो, लेमडा मिनिमम कैलकुलेट करो, तो ये ध्यान रखना n1 n2 की वैल्यू डिसाइड करो। बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं। चलो बच्चे ने बोला है, देखो बेटा कैसे करना है। जैसे प्रिंस ने बोला कि सर ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले कहाँ यूज करने हैं, क्लियर है। तो बच्चे को क्या बोले, n1 इतना है n2 इतना है, कोई हिंट दे देगा, फिर लेमडा मैक्सिमम कैलकुलेट करो। तो बच्चे के पास बच्चा क्या करेगा, सर 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्लियर है। बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं, इनकी वैल्यू पुट करके क्या करेगा, एलसीएम करेगा, माइनस करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद सोल्व करेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है, ठीक है। और हमने बोला भी है, देखो लेमडा मिनिमम के लिए n2 इनफाइनाइट होना चाहिए। इस फॉर्मूले में n2 की जगह इनफाइनाइट करूंगा तो 1 बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पर जीरो होगा या नहीं होगा, इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो ओनली क्या बच गया, 1 बाई n1 स्क्वायर बच गया। जेड तो हमें पता 1 होता है, तो लेमडा क्या आ गया, n1 स्क्वायर अपॉन आर, जेड बच गया। हमें पता ओनली जेड तो 1 हो ही गया, n1 स्क्वायर अपॉन आर बच गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो n1 n2 अगर आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद बोले लेमडा मैक्सिमम क्या लेमडा मिनिमम क्या, तो एलसीएम लेके माइनस करके प्लस करके 4-5 स्टेप लिखने की बजाय सीधा सेकंड स्टेप में आपका आंसर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ गया सर, वेरी गुड, क्यों नहीं आएगा, आना पड़ेगा। क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए बेटा, चलिए क्या, चलो इसके आगे वो खास बात जरूर लिख लेना बेटा। इसके आगे लिखो, जैसे मैंने एरो लगाया ना इन दोनों के लिए, बिल्कुल बता देंगे प्रिंस, बिल्कुल बता देंगे बेटा। डेरिवेशन वही है बावड़े, एलसीएम लेना है। अरे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले क्या करेंगे,
क्या करना है, 1/n1² माइनस 1/n2², डेरिवेशन क्या करना है, समझ गया, क्या करना है, n1 n2², क्या करेगा, इसका एलसीएम ले ले, यस और नो, ये जेड तो 1 हो ही जाएगा, बस अब तो सोल्व कर ही लेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, n2² माइनस n1², आर है ही है तो 1/λ² ये आ रहा है, तो λ² क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बात खत्म, यही बात आपने बोली है, ठीक है। चलो बेटा लिखो इसके आगे, इफ n1 और n2, इफ n1 और n2, इफ n1 और n2, मैंने और बोला है मतलब दोनों में से कोई एक, क्लियर है बेटा, इफ n1 और n2 इज सेम, इफ n1 और n2 इज सेम, otherwise lambda maximum और lambda minimum, otherwise lambda maximum or lambda minimum is determined by energy difference, यही तो मैंने कहा बेटा, अगर क्या है सभी ऑप्शंस में n1 n2 में से एक अगर सेम है तब तो हमें डायरेक्टली पता चल ही जाएगा किसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, या फिर जिसमें सेल का डिफरेंस सबसे कम होगा उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम आएगा, क्लियर है। लेकिन रैंडमली देगा सभी के लिए n1 n2 सभी के लिए अलग अलग ही है, तब हमें क्या करना, आइडिया लगाना पड़ेगा, सेकंड की एनर्जी इतनी है, थर्ड की इतनी है, फर्स्ट की इतनी है, फोर्थ की इतनी है, तो एनर्जी गैप किसमें ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, क्लियर है। अदरवाइज लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। मैंने बोला है इफ n1 और n2 इज सेम, क्लियर है, इफ n1 और n2 इज सेम, अदरवाइज लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी डिफरेंस, क्लियर है। अभिषेक छाप लिया, ठीक है बेटा। चलो एक देखो मैंने क्या कहा, एनर्जी डिफरेंस है हमें देखना है, तो क्या लिखूंगा, डेल ई ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा उसके लिए लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, लैम्डा सबसे कम होगा, यस और नो, तो मैं क्या लिखूंगा, जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा उसके लिए लैम्डा क्या आएगा, सबसे कम होगा, यानी लैम्डा मिनिमम हो गया, जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है उसके लिए लैम्डा क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, क्लियर है। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बेटा साइड में, उसके पास ये जरूर लिख लेना शॉर्ट में, चलिए। चलो एक चीज हमें क्या पूछेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पूछता है, किसके बारे में पूछेगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो जैसे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जब मैंने 1/λ वाला फॉर्मूला लिखा था, यहाँ तक तो हर कोई बताता है, लेकिन जो स्पेशल कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, लैम्डा मैक्सिमम की, लैम्डा मिनिमम की और फ्रीक्वेंसी की, ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या करना है बच्चों, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अलग से कोई रटने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यस और नो, काम खत्म, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यानी अगर लैम्डा मैक्सिमम पता है और लैम्डा मिनिमम पता है तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है। वही अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट बेटा, क्या, जिसके लिए अगर मान लो न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है, अरे इनवर्स है या नहीं है, मैंने कहा इनवर्स मतलब हमेशा अपोजिट है, तो जिसके लिए अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए न्यू मैक्सिमम, तो मैं क्या लिखूंगा, सी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो बेटा। अगर मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स है यानी अपोजिट है, ये मैक्सिमम ले रहे हो तो लैम्डा वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, मिनिमम लेना पड़ेगा, काम खत्म, क्लियर है। या फिर आपको ये चाहिए न्यू मिनिमम, तो क्या करूंगा, सी अपॉन लैम्डा
मैक्सिमम, क्योंकि ये मिनिमम वाला चाहिए तो इसके अपोजिट वाला मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है बेटा प्रिंस, अभी तू पूछ रहा था, इसका एक जवाब एक और है बेटा, ये क्या, अगर लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम हमें यूज कहां पर करना है, समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछे मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा एनर्जी डिफरेंस से कर सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, फिर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल E इक्वल टू एच न्यू, होता है नहीं होता। या फिर लेमडा से कर सकते हो, जिसका लेमडा मैक्सिमम उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, जिसका लेमडा मिनिमम उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। क्लियर है, नोट करो बेटा। लिया बेटा, चलो ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा आपको, जो मैंने कल बच्चे ने पूछा भी था, प्रिंस ने, नोट लगा के इस बात को लिख लो बेटा, कि मैक्सिमम नॉर्मली एलिमेंट के लिए क्या किया जाता है बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, हमें पता है बीच में सभी आएंगे बेटा, ठीक है, अरे सभी सेल बीच बीच में आएगी तो इसमें सारी सीरीज गेन हो जाती है। क्लियर है, सभी सीरीज गेन होने की पॉसिबिलिटी होती है, लाइमन हो, बामर हो, पार्सन हो, ब्रैकेट हो, फंड हो, चाहे हमफ्री हो। क्लियर है, लेकिन एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में हमें पता बच्चों क्या होता है, लोअर टू हायर होता है। लोअर टू हायर होता है तो हमें पता, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट से ही ट्रांसफर होता जाएगा, फर्स्ट से ट्रांसफर होता जाएगा, मतलब क्या होगा, ओनली लाइमन सीरीज मिलेगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो नॉर्मली एमिशन स्पेक्ट्रम ही यूज करते हैं एलिमेंट के लिए, क्यों, इसमें सभी सीरीज गेन होती है। क्लियर है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कंडीशन में ओनली लाइमन सीरीज गेन होगी। क्लियर है, लिखो बेटा, नोट लगाए, लिखो लिखो, जनरली 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 एमिशन स्पेक्ट्रम, जनरली एमिशन स्पेक्ट्रम, जनरली एमिशन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स, generally emission spectrum is used for elements because all types of series, because all types of series are obtained in it, because all types of series is obtained in it while in condition of absorption spectrum, while in condition of absorption spectrum, while in condition of absorption spectrum, while in condition of absorption spectrum only Lyman series is obtained. While in condition of absorption spectrum only Lyman series is obtained. चलिए बेटा, चलो तो ये तो अपने बात की बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट ये अपन ने डिस्कस किया बेटा। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, यस और नो? चलो अब बात करते हैं अपने स्टाइल में घुमा फिरा के क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलो स्टार्ट हो जाओ, कौन कौन से क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है हमें, लिखो। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्वेश्चन लिखो बेटा, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, which electronic transition is represent to
फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा एक लॉलीपॉप क्वेश्चन देता हूं खाली आपके झूठे कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं। ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंट टू, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंट टू थर्ड लाइन ऑफ बामर। जल्दबाजी नहीं करनी है। Which electronic transition is represent to third line of a Balmer? चार ऑप्शन दिए हैं बेटा, ऑप्शन लिखो। देखते हैं, पक्का तो नहीं कह सकते प्रिंस, पर देखते हैं, सोच लो। देखते हैं, दिमाग लगाओ। टिक लगाने वाला सीधा टिक मत लगाओ, पहले दिमाग लगाओ फिर टिक लगाओ। देखते हैं, अभिषेक का आ गया, प्रिंस का आ गया, छवि, विवो, आंसर नहीं आया बेटा। क्या बात है, विवो ने आंसर दिया। रेहान बहुत अच्छे बेटा। छवि का आ गया, लवी से एक बच गया। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। कौन सा? पक्का पक्का पक्का? क्या बोला बेटा इसने? थर्ड लाइन ऑफ बामर। तो सबसे पहले बच्चों देखो बात करते हैं बामर सीरीज। बामर के लिए हम बात करें बेटा तो बोला क्या है इसने, अच्छे समझो। बामर सीरीज बोली है तो हमें पता है बच्चों क्या करना है, n1 इक्वल टू लाइमन बामर। तो लोअर ऑर्बिट तो क्या हो गया, 2 हो गया। यस और नो? हमें पता है n2 कैसे डिसाइड करना है, n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। यस और नो? जिस नंबर की लाइन बोली है बच्चों तो क्या करना है, n2 इक्वल टू n1। अपने पास कितना आ गया, 2। और कौन से नंबर की लाइन बोली है, थर्ड। तो क्या करना है बच्चों, 2 + 3 मतलब कितना हो गया बेटा, 5, यानी 5 to 2। बात समझ में आई? आगे आंसर लिख लो। ये बहुत अच्छे, प्रिंस, छवि, अभिषेक, विवो, बहुत बढ़िया बेटा। तो टिक लगाने वाले क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो सच में लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बिल्कुल बेटा यही दिया जाता है, बच्चा खुश हो जाए इसलिए दिया जाता है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन jumps from, बेटा बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना। अगले 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा, बिना पेन चलाए करना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो पहले ट्राई करना बेटा, ठीक है, पहले ट्राई करना, क्योंकि दिमाग जितना काम में लोगे बेटा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी आपकी। पेन की कोई बात, पेन पे डिपेंडेंस कम से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना। डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो क्लियर है, क्योंकि पेन आपका टाइम ज्यादा खाएगा, इंक तो ज्यादा खाएगा ही खाएगा, टाइम भी ज्यादा खाएगा। तो दिमाग जितना चलेगा बेटा एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। क्लियर है? तो छोटी मोटी कैलकुलेशन दिमाग से करनी सीखो बेटा। लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7 to फर्स्ट ऑर्बिट, then calculate the total number of spectrum lines। बिना पेन चलाए बताना है बच्चों, पेन चला के बिना पेन चलाए नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन चलाए कर सकते हो, आपकी चॉइस है। देखते हैं, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। Calculate the total number of spectrum lines।
प्रिंस गलत नहीं होना चाहिए। पता चल गया गलत कर रहा था, अभी भी सोच ले गलत नहीं होना चाहिए। अभिषेक ठीक है, छवि, विवो, रेहान तुम्हारा आंसर नहीं है बेटा। चलो बेटा ठीक है, चलिए चलिए क्या, चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना है इस चीज को बच्चों। देखो एक बात तो श्योर है, एक बात तो श्योर है, 7 से फर्स्ट में अगर आ रहा है, क्या कहा 7 से अगर फर्स्ट में बाय द वे अगर आए तो हमें करना है क्या बेटा, 7 से फर्स्ट में आए तो n1 n2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे या ओनली n वाला, अरे ओनली n वाला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसका मतलब 7 से फर्स्ट लोअर ऑर्बिट क्या है 1 है, तो क्या करना है कैपिटल N, टोटल नंबर बोला है, मैंने टोटल को अंडरलाइन करवाया था याद रखना, टोटल बोला है। इसका मतलब अब मुझे किसी सीरीज से मतलब है क्या, नहीं, यहां से यहां तक जो भी बीच में आएगा बेटा लपेटे में आ जाएगा, यस और नो। तो टोटल के लिए करो बेटा क्या, n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू 7 कर दो तो 7 ब्रैकेट 7 माइनस 1 बाई 2, 7 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 6, मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 42, 42 बाई 2 कितना हो गया 21, काम खत्म, यस और नो, क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मुझे कौन सा लगाना है, ये मुझे लगाना है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या करूंगा 7 ब्रैकेट 7 माइनस 2 अपॉन 2 हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया बेटा, अच्छा सॉरी 1 करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 यानी क्या करेंगे बेटा 42 बाई 2 यानी क्या हो गया 21 लाइन्स। कोई बात नहीं बेटा, चलिए चलिए क्या, चलो प्रिंस तुम्हारी सेकंड वाले भी इच्छा पूरी कर देते हैं। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, लिखो इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, ये भी बिना पेन चलाए करना बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 6 to 2nd orbit, if an electron jumps from 6 to 2nd orbit, if an electron jumps from 6 to 2nd orbit, then calculate the total number of spectrum lines, then calculate the total number of spectrum lines। ट्राई करना बिना पेन चलाए, पक्का, देखते हैं। वीवो का आंसर आया ये, प्रिंस का आया ये है, देखते हैं। लविश का आया है ये, छवि अभिषेक को देखते हैं वो क्या बोलते हैं। छवि का आया है ये, अभिषेक 10 पक्का, बिल्कुल बेटा, एक बच्चे को छोड़कर बाकी का सबका सही है बेटा। देखो कैसे करना है, हमें पता है 6 to 7 ऑर्बिट बोला है, 6 to 2nd बोल रहा है बच्चों, ठीक है, 6 to 2nd बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बोला है, तो ये बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, n to n1 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, n to n1 याद है ना, क्योंकि हमें पता लोअर ऑर्बिट 1 है क्या, नहीं 1 नहीं है, तो सीधा n वाला कॉन्सेप्ट तो लगा ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे, कैपिटल N इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, तो n2 n1 किसके वैल्यू पुट करते जाओ बेटा, 6 माइनस 2 ब्रैकेट 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, 6 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर कितना हो गया 4 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2 यानी 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 20 हो गया, बाई 2 कितना हो गया 10 हो गया बेटा, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाओ, अब फॉर्मेलिटी के लिए सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n2 माइनस n1
और क्या करेंगे n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्या करेंगे बेटा +1 अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ बच्चों। n2 कितना है 6 माइनस 2, तो क्या करेंगे बेटा 6 माइनस 2 प्लस क्या करना है +1 कर दो बच्चों, इसमें +1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 20/2, मतलब कितना हो गया 10 लाइन्स। देखो दिमाग चलाने पेन चलाने में कितना डिफरेंस है बच्चों। दिमाग चलाने में यही काम आपका ओनली 5 सेकंड में हो रहा था, अब आपको 30-40 सेकंड्स लग जाएंगे, यानी ट्रिपल टाइम मतलब मैक्सिमम 3 टाइम 4 टाइम टाइम लग जाएगा। जैसा इजी लगे वैसा कर लेना। फुली कॉन्फिडेंट हो तो ही दिमाग काम में लेना, वरना पेन चलाने लगा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नोट करो फटाफट। मैंने तो पेन को ही भगा दिया, अब वापस बुला लेना अब जरूरत पड़ेगी प्रिंस पेन को बुला लो जल्दी से। चलो बेटा नोट कर लिया क्या? चलो ये 2-3 क्वेश्चन तो बेटा आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि ठीक है सीधा आपको कैसे अप्लाई करना है बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं बेटा असली दुनियादारी के रंग में। चलो लिखो लिखो। चाहे कितना भी गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन jumps from 6th to 3rd orbit, if electron jumps from 6th to 3rd orbit, if electron jumps from 6th to 3rd orbit, then calculate then calculate then calculate the total number of spectrum lines, then calculate the total number of spectrum lines। ठीक है, नंबर 1 बच्चा कहेगा अरे वाह ये क्या, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। नंबर 1 लिखो, लिखो इन अल्ट्रावायलेट रीजन, इन अल्ट्रावायलेट रीजन। नंबर 2 इन विजिबल रीजन, दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिख लिया। नंबर 3 लिखो इन इंफ्रारेड रीजन, चलिए बच्चों क्वेश्चन में जो हमने लिखा ना कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो टोटल को वहां से हटा देना, वहां से टोटल को हटा दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, बस ये करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, हटा दिए। ठीक है, तो पहला क्या बोला इन अल्ट्रावायलेट रीजन, नंबर 2 इन विजिबल रीजन, तीसरा है इन इंफ्रारेड रीजन, नंबर 4 लिखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस। चलो स्टार्ट हो जाओ। इस एक क्वेश्चन को मैंने 4 टाइप से पूछा बेटा, स्टार्ट हो जाओ। सोच लेना प्रिंस। देखते हैं
लवीस आ गया, छवि आ गया, अभिषेक, विवो, ठीक है, प्रिंस का तो पहले आ गया था, आ गया बेटा। चलो कैसे करना बेटा समझना। सबसे पहले बात करें बच्चों, देखो क्या करना है, नंबर वन बात करा बेटा किसके लिए, फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये बताओ अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए मेरे पास हमें पता है बच्चों क्या करना है। अरे ये बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्यों? अल्ट्रा वायलेट रीजन बिल्कुल बेटा लाइमन वाले को ही बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, N1 शुड बी क्या होना चाहिए, 1, यस और नो, N1 शुड बी 1, N1 1 होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट तक आना चाहिए, बेचारा फर्स्ट ऑर्बिट तक आया ही नहीं। तो ये बताओ बच्चों लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी लाइमन सीरीज में कोई लाइन आएगी क्या, नहीं आएगी बेटा। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, 0, साफ साफ लिखाया था, अदरवाइज नंबर ऑफ लाइंस आर 0 इन दीज रीजन्स। बात समझ में आई क्या? तो फर्स्ट का आंसर 0 ध्यान रखना। नंबर 2 सेकंड बात करते हैं बेटा, फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन के बाद दूसरा बोला है फॉर विजिबल रीजन। फॉर विजिबल रीजन के लिए N1 इक्वल कितना होगा, 2 होना चाहिए। अरे सिंपल सी बात है बेटा, जैसे मैं बोलूं बेटा क्या कि जैसे मान लो बच्चे अलग अलग बेंच पे बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 बेंच तक बैठे हैं, क्लियर है। अब मैं क्या कहूँ, 6 बेंच पे अगर मान लो मैं कोई भी है बच्चों, मान लो पैसे फेंक रहा हूँ या कुछ खाना फेंक रहा हूँ, मान लो कुछ भी है बेटा, बिस्किट का पैकेट फेंक रहा हूँ, कुछ भी फेंक रहा हूँ मैं, तो मैं कहूँ 6 बेंच वालों को कितने पैकेट मिलेंगे। अगर मैंने पैकेट को फेंका ही 4th बेंच तक है, तो ये बताओ 5th और 6 वालों के हिस्से में कितने आएंगे, 0। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, बच्चे सोचेंगे सर कुत्ते थोड़ी बिस्किट फेंक रहे हो, कुछ और फेंक दो। चलो कुछ ही फेंक रहा हूँ बेटा, लॉलीपॉप फेंक रहा हूँ, ओके। चलो तो मैंने क्या कहा, अगर 6 बेंच वाले तक हमें पता है 6 बेंच वालों को कुछ मिलना चाहिए, तो कम से कम जो मैं फेंक रहा हूँ वहां तक पहुंचना जरूरी है, यस और नो। लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो उनके हिस्से में क्या आएगा, 0। बात समझ में आ गई? सेम वही बात है बच्चों, क्या विजिबल रीजन मतलब किसकी बात कर रहा है, बामर सीरीज की बात कर रहा है। बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन का कहां तक आना जरूरी है, सेकंड तक आना जरूरी है। यहां तक आया है क्या, नहीं। लोअर ऑर्बिट कितना है, 3 है बेटा, यहां तक आया ही नहीं है, तो इस रीजन में नंबर ऑफ लाइन क्या होगी, 0 होगी बेटा, क्लियर है। चलो ठीक है बच्चा, फिर भी यहां तक दिमाग लगा लिया, लेकिन बाकी बच्चों ने जो थर्ड का आंसर दिया है बहुत शानदार आंसर है बेटा, बहुत अच्छे। क्या मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना इसमें, क्या फॉर इंफ्रारेड रीजन, और इंफ्रारेड रीजन के लिए हमें पता है N1 कितना होना चाहिए, 3 4 या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यस और नो, 3 4 या फिर 5 होना चाहिए। अब इन तीनों में से एक कौन सा होगा फिक्स करे, तो हमें कुछ बता रखा है क्या, कोई भी हिंट नहीं दे रखा, मतलब तीनों पॉसिबल है, यस और नो। और हमें पता है इसका मतलब इसमें कौन कौन सी सीरीज आ सकती है बेटा, पासन, ब्रैकेट, फंड, तीनों सीरीज आ सकती है। तो क्या करूंगा बेटा, फॉर पासन सीरीज है, पासन सीरीज के लिए हमें पता है n कैसे करते हैं बेटा, N2-3 करते हैं, यस और नो। लाइमन बामर पासन थर्ड वाली है ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी है, 6। अरे हायर ऑर्बिट 6 तो है, 6 - 3 मतलब कितना हो गया, 3 लाइन्स हो गई, यस और नो, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए मैं बात करूं तो कैपिटल N क्या हो जाएगा बेटा, N2-4 होता है, यस और नो। N2-4 होता है, तो N2 कितना हो जाएगा, 6 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाद कौन सी सीरीज आती है बेटा, फंड सीरीज। तो हमें पता है बेटा फॉर फंड सीरीज, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक तीनों सीरीज पॉसिबल है, इंफ्रारेड रीजन बोला है, इंफ्रारेड रीजन में तो तीनों सीरीज आती है, क्लियर है। फंड सीरीज के लिए हमें पता है कैपिटल N क्या होता है बेटा, N2-5 होता है, तो क्या करूंगा, 6 - 5 यानी कितना हो गया, 1 लाइन हो गई, क्लियर है। तो इंफ्रारेड रीजन में क्या बोलेंगे, फॉर इंफ्रारेड रीजन, तो टोटल नंबर लाइंस मेरे पास क्या हो जाएगी, तो फॉर इंफ्रारेड रीजन टोटल लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, इंफ्रारेड में ये तीनों सीरीज आएगी, तो तीनों में जो लाइंस आ रही है वही तो क्या आ जाएगी, इंफ्रारेड रीजन में आएगी, यस और नो। तो क्या करूंगा बेटा, 3 + 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 6 लाइंस, यस और नो, ठीक है। अब मुझे लास्ट में क्या बोला है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, N2 - N1
अरे n1 की वैल्यू 1 थोड़ी है बच्चों, तो n2 n1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो n2 माइनस n1 है, और ब्रैकेट में क्या करना है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन क्या करूंगा 2 कर दूंगा, तो यहां से क्या करूंगा n2 कितना है बच्चों 6 माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या करेंगे बेटा 6 माइनस 3 प्लस 1। अरे ये कैलकुलेशन कैसे करूं, समझ में तो आ रहा है ना, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है बेटा, इजी सा है। तो 6 माइनस 3 मतलब कितना हो गया 3, और ब्रैकेट में क्या हो गया 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या करेंगे 3 प्लस 1 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 12/2 मतलब कितना हो गया 12/2 मतलब कितना आ गई 6 लाइन आ गई बच्चों, क्लियर है। और वैसे डायरेक्टली भी कर सकता है, ये तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन बच्चा अगर दिमाग काम में ले तो क्या करूंगा बच्चों, देखो कैसे करना है, 6 से 3rd तक आ रहा है, अरे 6 से 3rd तक आ रहा है हमें पता है, तो 6 से 3rd तक आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट लाइन में आता है तो क्या आता है लाइनमैन सीरीज, यानी यहां से यहां तक टोटल कौन कौन सी लाइन आ जाएगी समझना। लाइनमैन में नंबर ऑफ लाइन 0 हो गया, बामर में नंबर ऑफ लाइन 0 हो गया। अब बात स्टार्ट करते हैं 3rd पे, पासन ब्रैकेट और फंड, यानी हमें पता 6 सीरीज में खत्म हो गया। अरे हम्फ्री सीरीज तो कब आती, जब 7 से 6 में आए, यस और नो, इसका मतलब हम्फ्री सीरीज का तो रोल ही नहीं है। तो कौन कौन सी सीरीज आ गई यहां से यहां तक, लाइनमैन बामर पासन ब्रैकेट फंड, यस और नो। अब हमें पता लाइनमैन और बामर में नंबर ऑफ लाइन 0 हो गई, तो बाकी जो लाइन सारी वो किस में आएगी, इंफ्रारेड रीजन, यानी फंड किस में आएगी बेटा, पासन ब्रैकेट और फंड सीरीज में आएगी, समझ में आ रहा है। तो इन तीनों का सम होगा वही तो क्या होगा टोटल लाइंस होगा, क्योंकि इन दोनों में तो क्या है 0 और 0 है। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, यस और नो। मैंने भी 3rd का सर में यही सोच कर किया था, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिना पेन चलाए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आए यहाँ तक, यस और नो। चलो बेटा कुछ क्वेश्चन तो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अपने किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपने और भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। चलो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो क्वेश्चंस आपसे हो सके बेटा क्वेश्चन बैंक में आप सोल्व कर लेना, कल इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो ध्यान रखना, बाकी बात करेंगे आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा।